हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द डेली हिंदू एनालिसिस। आज जो है जितना भी इम्पोर्टेंट आया हुआ आर्टिकल है वो सारा हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला जो आर्टिकल जो हम लोग को कवर करना है वो ये है कि श्रीलंकन प्रेसिडेंट जो हैं राजापक्सा, उन्होंने रिजाइन कर दिया है रिजाइन कर दिया है, मतलब अभी रिजाइन किया नहीं है, उन्होंने रिजाइन कर देंगे 13 जुलाई तक। ठीक है, ऐसा पार्लियामेंट्री स्पीकर जो है वहाँ के, उन्होंने ऐसा बोला है। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि श्रीलंका जो है वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा है। इसी के कारण उनको जो है वो रिजाइन करना पड़ेगा। बहुत सारा प्रोटेस्ट चल रहा है श्रीलंका में, तो ये सब के कारण जो है उन्हें रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है श्रीलंका का ये हालत किसके कारण है? तो श्रीलंका का ये जो हालत है वो चाइना के कारण है। चाइना जो है उसको डेप्ट में फंसा दिया है। पहले क्या हुआ था कि चाइना जो है ऑफ़र किया था बहुत सारा लोन, तो श्रीलंका जो है बहुत सारा लोन चाइना से ले लिया, और लेने के बाद क्या हुआ कि वो इतना सारा लोन जो है वो लौटा नहीं पाया, तो उसके कारण जो है ये पूरे डेप्ट में फंस गया और बहुत इकोनॉमिक क्राइसिस जो है इसको फेस करना पड़ गया। नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं। 20 रेड पांडा जो है उसके बारे में दिया हुआ है। क्या है आर्टिकल? तो 20 रेड पांडास टू मेक अ होम इन द फॉरेस्ट। तो ये पहला रीवाइल्डिंग प्रोग्राम है ऐसे एनिमल के लिए। दार्जिलिंग जू जो है वो रिलीज करने वाला है 20 पांडास को। कहाँ? तो ये सिंगालीला नेशनल पार्क है, वहाँ पे रिलीज करने वाला है। जिसको अच्छे से पढ़ते हैं क्या है ये। तो ये जो सिंगालीला नेशनल पार्क है ये हाईएस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है वेस्ट बंगाल में। सून इसको नया जो है डेनिजन्स मिलने वाला है। ठीक है, दार्जिलिंग हिल में एक जू है, उन्होंने कहा है कि वो बहुत सारा वाइल्ड रेड पांडा का पॉपुलेशन वहाँ बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ से 20 पांडा जो है वो रिलीज करेंगे और वो सारा पांडा जो है वो दार्जिलिंग हिल्स में जाएगा। ठीक है, ये पहला रिवाइल्डिंग प्रोग्राम ऑफ रेड पांडा होगा पूरे इंडिया में। और ये जो जू होगी उसका नाम क्या है? तो ये जू जो है उसका नाम है पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, ये कहाँ पे? ये वेस्ट बंगाल में है। ये पूरे जो आर्टिकल है इसमें बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो है वो सीबीआई के बारे में। सीबीआई बुक्स DJB NBCC ऑफिशियल्स फॉर द करप्शन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CBI का फुल फॉर्म है, हैव रजिस्टर्ड अ केस अगेंस्ट 5 ऑफिसर्स ऑफ द दिल्ली जल बोर्ड, 2 of NBCC Limited and other for allegedly extending undue favor of a private company। मतलब कि क्या हुआ कि CBI जो है वो रजिस्टर किया है बहुत सारा केस अगेंस्ट द ऑफिसर्स। ठीक है, तो ये न्यूज़ जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इसका जो CBI है वो जो CBI है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पॉलिटी का पार्ट है, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स ले लेते हैं हम लोग। तो ठीक है, CBI क्या है? तो CBI जो है वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है, ये जो इस्टेब्लिश किया गया था स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट के तहत 1941 में इन्वेस्टिगेट करने के लिए केसेस ऑफ करप्शन जो हो रहा है इंडिया में। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ही इसको किया गया था इस्टेब्लिश। उसके बाद इसको कौन सा कम्युनिटी जो थी इसका रिकमेंडेशन दी थी? तो वो थी संथानम कमेटी जो थी इसका रिकमेंडेशन दी थी CBI को इस्टेब्लिश करने के लिए। CBI जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? तो होम अफेयर मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया ये। ठीक है, पहले क्या था कि ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर में आता था, बट लेटर इसको चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर मिनिस्टर कर दिया गया। इसका फंक्शन क्या है? तो मेन फंक्शन इसका क्या है कि एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो इन्वेस्टिगेशन का काम करता है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है ये। इट डिराइव इट्स पावर फ्रॉम दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रिवेंट करने में करप्शन को और मेंटेन करता है इंटीग्रिटी एडमिनिस्ट्रेशंस में। ठीक है, ये वर्क करता है अंडर द सुपरविजन्स ऑफ CVC। CVC क्या है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंडर में काम करता है, उसके सुपरविजन में काम करता है। ठीक है, और प्रिवेंट करता है करप्शन से। ठीक है, फंक्शन तो इसका हम लोग ने इतना देखा। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो देखते हैं हम लोग। तो ये कौन से केसेस में मतलब कि इन्वेस्टिगेट करता है? तो वो जो है ये फिस्कल्स लॉ, इकोनॉमिक्स में,
सेंट्रल एक्सरसाइज, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट, इनकम टैक्स, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्सेट्रा वाले केसेस पे ये वर्क करता है, ठीक है। But the cases of this nature are taken up by the CBI either at the request of the department concerned on the consultant, ठीक है। तो मतलब कि CBI जो है ये सारे पे जो इन्वेस्टिगेशन करता है तभी करता है जब ये डिपार्टमेंट जो है इससे रिक्वेस्ट करती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आर्टिकल देखेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। गगनयान टेस्ट व्हीकल लॉन्च फॉर क्रू अबॉर्ट मिशन दिस ईयर। क्या है न्यूज़? तो इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज प्लान टू लॉन्च द गगनयान टेस्ट व्हीकल फॉर अ क्रू अबॉर्ट मिशन दिस ईयर, इस चेयरमैन एस सोमनाथ सेड हेयर ऑन द सैटरडे। तो एस सोमनाथ जी जो हैं जो चेयरमैन रह चुके हैं, इसरो के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा कि इसरो जो है वो लॉन्च करने वाला है गगनयान टेस्ट व्हीकल फॉर अ क्रू अबॉर्ट मिशन इसी साल में, ठीक है। तो बहुत सारा जो है टेस्ट हुआ है क्रू मॉड्यूल के लिए, क्रू एस्केप सिस्टम के लिए, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर सेंटर्स के लिए, ठीक है। और उन्होंने कहा कि हम लोग डेवलप करें क्रू मॉड्यूलेट ट्रेनिंग मॉड्यूल, एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग, ये सब का डेवलपमेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसी के बारे में ये पूरा आर्टिकल है, ठीक है। तो इससे हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है? तो इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट जो हो जाता है वो हो जाता है इसरो, ठीक है। इसरो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स ले लेते हैं। इसरो कैसे इंपॉर्टेंट है? तो जीएस पेपर 3 स्पेस टेक्नोलॉजी में जो है वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, अंडर द हेडिंग अचीवमेंट ऑफ इंडियन इन साइंस एंड टेक। नेक्स्ट देखते हैं अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। इसरो जो है एक स्पेस एजेंसी है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में। इसका विजन क्या है? तो इस विजन इज टू harness space technology for the national development while pursuing space science research and planetary exploration, ठीक है। तो इसमें क्या करना है? इसको स्पेस टेक्नोलॉजी को नेशनल डेवलपमेंट मतलब इसका डेवलपमेंट जो है नेशनल लेवल पर करना है, इसका मेन जो है विजन है, ठीक है। उसके बाद जो है ये जो है स्पेस रिसर्च जो एक्टिविटी है इनिशिएट किया गया था इंडिया में डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा, ठीक है। इनको फाउंडिंग फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कहा जाता है 1960s में, ठीक है। नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट हम लोग देख लेते हैं। CEO जो इलॉन मस्क हैं, ठीक है, उन्होंने फ्राइडे को जो है वो कहा कि अब जो है वो ट्विटर को ख़रीदने वाले थे, ठीक है, लेकिन अब उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि अब वो ट्विटर को नहीं खरीदेंगे, ठीक है। कितना डॉलर में ख़रीदने वाले थे? तो $44 बिलियन में वो ट्विटर को ख़रीदने वाले थे, लेकिन अब जो है उन्होंने बोला कि अब वो नहीं ख़रीदेंगे, ठीक है। तो उसी के बारे में ये बात हो रही कि अब वो नहीं ख़रीदेंगे, तो रिफ्यूज कर दिया उन्होंने। तो इसी पे ट्विटर के चेयरमैन जो हैं उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है कि वो लीगल एक्शन लेंगे अगेंस्ट दिस, क्योंकि उनको भारी लॉस हुआ है इसके कारण। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंडिया विद द फॉरेन डिग्री नाउ एलिजिबल फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स इन द बिहार। इंडियंस विद द फॉरेन डिग्री, ठीक है, इंडियन जो होंगे फॉरेन डिग्री के वो भी अब गवर्नमेंट जॉब जो है वो बिहार में दे सकते हैं। क्या है इसका पूरा देखते हैं। इंडियन जो जिनके पास फॉरेन डिग्री है वो अगर अच्छी यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी फॉरेन के, अगर उससे उन्होंने पढ़ाई की है तो वो एलिजिबल हो जाएंगे गवर्नमेंट जॉब देने के लिए बिहार में। ऐसा स्टेट गवर्नमेंट ने जो है वो चेंज किया है रूल्स में, ठीक है, एस्पिरेंट्स के लिए। स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट रिसेंटली जो है एन ओपिनियन लिया है जनरल एडमिशन डिपार्टमेंट से रिगार्डिंग द वैलिडेशन ऑफ फॉरेन डिग्री। तो इस पर जो है उन्होंने किससे ओपिनियन लिया है? तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशंस डिपार्टमेंट से उन्होंने लिया है, ठीक है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है बिहार पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हम लोग अगर BPSC का तैयारी कर रहे हैं तो बिहार से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्या है? तो MG नरेगा जो है उसके बारे में इसमें दिया हुआ है। MG नरेगा में बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है, और जितने भी लेबर्स हैं उनको क्या हो रहा है कि जितने भी लेबर्स हैं वो लोग को सैलरी जो है वो टाइम पे अभी तक नहीं मिला है, ठीक है। तो जिसके MG नरेगा के तहत वो लोग को सैलरी टाइम पे नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? क्योंकि जो है वो सेंट्रल से स्टेट में फंडिंग जो है वो होने में बहुत लेट हो रही है, इसी के कारण जो है ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो MG नरेगा के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्विक फैक्ट है, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। MG नरेगा का फुल फॉर्म क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट।
कब ये जो था वो लॉन्च किया गया था, तो 2 फेब 2006 को इसको लॉन्च किया गया था। और ये जो एक्ट है उसको कब पास किया गया था, तो ये 23 अगस्त 2005 को पास किया गया था। पहले एमजी नरेगा को क्या बोलते थे, तो पहले एमजी नरेगा को नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बोलते थे। ठीक है, एमजी नरेगा जो है वो कौन से स्कीम पे बेस्ड है, तो ये एमजी नरेगा एक्ट पे बेस्ड है। ठीक है, कितना डिस्ट्रिक्ट इसमें कवर होता है, तो इसमें 708 डिस्ट्रिक्ट जो है वो कवर किया गया है। एमजी नरेगा का हिस्ट्री देख लेते हैं, तो 1991 में पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट जो था प्रपोज किए थे ये जो एमजी नरेगा का स्कीम जो है उन्होंने प्रमोट किया था फॉर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए। ठीक है, ये जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फॉर एग्रीकल्चर लेबर ड्यूरिंग द लीन सीजन, जिस सीजन में एग्रीकल्चर का प्रॉब्लम होता है उस टाइम पे क्या है कि उन्होंने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए इसको रखा था। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए इन्होंने ये प्रस्ताव रखा। ये स्कीम को एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम भी कहा जाता है, विच लेटर बाद में जाकर के इसको एमजी नरेगा बोलने लगा गया। ठीक है, उसके बाद इसको मर्ज कर दिया गया है फूड फॉर वर्क प्रोग्राम इन द अर्ली 2000s। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है एमजी नरेगा का, उसका ऑब्जेक्टिव है, पहला ऑब्जेक्टिव है कि 100 डेज का गारंटी एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा रूरल अनस्किल्ड लेबर को, और वेजेस भी उनको 100 डेज का प्रोवाइड किया जाएगा। इकोनॉमिक सिक्योरिटी को इंक्रीज किया जाएगा, डिक्रीज किया जाएगा माइग्रेशन को, जो लेबर एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं मतलब जॉब्स के खोज में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उसके लिए ये जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करेगा, फूड सिक्योरिटी जो है उसको इन्हांस करेगा, तो ये सब एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ये जो है मंकी पॉक्स के बारे में दिया हुआ है कि स्टडी फाइंड किया है कि 3 असिम्प्टोमेटिक मनी पॉक्स केसेस जो है उसको स्टडी से पता चला है। ठीक है, क्या है ये न्यूज़, तो ये मंकी पॉक्स जो है वो ट्रांसमिट होता है बाय क्लोज कॉन्टैक्ट विद द पीपल हु हैव दिस सिम्टम्स। ठीक है, जिसको ये इन्फेक्शन होता है उससे क्लोज कॉन्टैक्ट में आने से ये इन्फेक्शन जो होता है वो हम लोग को हो जाता है। ठीक है, तो अभी जो स्टडी हुआ है उससे जो है पता चला है कि 3 लोगों में ये सिम्टम्स जो है वो पाया गया है। ठीक है, 3 लोग जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं मंकी पॉक्स से। ठीक है, ये सारे जो है वो मैन हैं और इनको जो हुआ है एक ही वीक में ये लोग को सारा हुआ है। सैंपल लेने के बाद जो था none of them report exposure to diagnose monkeypox case, nor did any of the contact develop clinic monkeypox the previous notes। ठीक है, तो ये सब जो है वो किसी कांटेक्ट में नहीं आ रहे पता चलने के बाद कि मनी पॉक्स इन्फेक्शन ये लोग को हो गया है। ठीक है, मंकी पॉक्स इन्फेक्शन। तो इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये तो नहीं पूछेगा कि मंकी पॉक्स किसको हुआ था, क्या हुआ था, लेकिन ये पूछ सकता है कि मंकी पॉक्स क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में हम लोग पढ़ लेते हैं। मंकी पॉक्स जो है एक वायरल जूनोसिस है। ठीक है, ऐसा वायरस जो कि ट्रांसमिट होता है ह्यूमन में एनिमल से आया हुआ है ये, क्योंकि नाम से ही पता चला है मंकी पॉक्स, तो मंकी से जो होता है ये होता है आदमी लोगों को। ठीक है, इसका सिम्टम जो है वो सिमिलर है स्मॉल पॉक्स पेशेंट को अगर देखें तो उससे सिमिलर है। ये जो है लेस सीवियर होता है और इट अकर्स जो होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, इसका आप लोग पिक्चर देख सकते हैं, क्लियर नहीं आया बट फिर भी हाथ में जो है वो बड़ा बड़ा छाला या दाना टाइप का हो गया है। ठीक है, इसका सिम्टम्स क्या है, तो जो भी पेशेंट किसी ऐसे पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं जिसको पहले से ये इन्फेक्शन है, तो वो लोग को क्या होता है, फीवर हो जाता है, रैशेस हो जाता है। ठीक है, सोलन हो जाता है, फुला हुआ कुछ वहाँ पे नॉट्स जैसा बन जाता है हाथ पे, पूरे बॉडी पे। और ये जो होता है यूजुअली जो सिम्टम है वो 2 से 4 वीक लगातार रहता है। ठीक है, उसके बाद जो है ये कहाँ पे ज़्यादा फैला हुआ है, तो यूएसए कनाडा में 2 केस है, यूएसए में 2 केस है, यूरोप में 100 केसेस है, इजराइल में 1 केसेस है। ठीक है, कैसे ट्रांसमिट होता है, तो जैसा मैंने बताया कि मंकी पॉक्स जो है वो ट्रांसमिट करता है ह्यूमन में थ्रू क्लोज कांटेक्ट आने से। कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन या इन्फेक्टेड एनिमल जो है जिसको पहले से ये वायरस जो है वो हो चुका है, तो वो लोगों को जो है ये कांटेक्ट में आने के कारण ट्रांसमिट कर जाता है। ठीक है, ये जो वायरस है वो ट्रांसमिट करता है पर्सन
से अनदर पर्सन में भी क्लोज आने पे, ठीक है, बॉडी फ्लूइड इधर उधर होने पे भी, रेस्पिरेशन ड्रॉपलेट्स से भी होता है, और बेडिंग वगैरह होने से भी होता है, ठीक है। यहाँ इसका कोई वैक्सीन है, तो वैक्सीन जो स्मॉल पॉक्स के लिए है, ये जो है मंकी पॉक्स को भी मंकी पॉक्स से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। नया जो वैक्सीन है डेवलप किया गया है, ठीक है, जो कि अप्रूव किया गया है मंकी पॉक्स के लिए। एंटीवायरल एजेंट डेवलप फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फॉर स्मॉल पॉक्स हैज ऑल्सो बीन लाइसेंस्ड मनी पॉक्स, ठीक है, मंकी पॉक्स। तो मंकी पॉक्स के लिए लाइसेंस कर दिया गया है। स्मॉल पॉक्स का जो एक एजेंट मतलब एक बनाया गया था एंटीवायरल एजेंट, उसी से ट्रीटमेंट जो है वो मंकी पॉक्स का भी होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यानी इम्पॉर्टेंट जो हमारा आर्टिकल है वो है नॉर्थ जोनल काउंसिल डिस्कशन सिक्योरिटी, ठीक है। नॉर्थ जोनल काउंसिल जो है उसके बारे में इसमें बात हो रहा है। नॉर्थ जोनल काउंसिल का जितना भी मतलब कि क्या बात हो रहा है, तो इसमें जो नॉर्थ जोनल काउंसिल में जितना भी रिलेटेड इशू है, ये सैटरडे को मीटिंग हुआ था जयपुर में, ठीक है। होम मिनिस्टर अमित शाह जो है उनको चेयर किए थे नॉर्थ जोनल काउंसिल को जयपुर में। उसमें डिस्कशन हुआ था इशूज रिलेटेड टू इंटरनल सिक्योरिटी, रोड ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, वाटर पावर, साइबर क्राइम एंड द अदर सब्जेक्ट्स ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द 8 नॉर्दर्न स्टेट, ठीक है, एंड यूनियन टेरिटरी। ये जो मीटिंग था वो 30 था, ठीक है। होम मिनिस्टर अमित शाह जो थे वो इसको हेड कर रहे थे, ठीक है। इस मीटिंग को हेड कर रहे थे, ठीक है। चीफ मिनिस्टर और गवर्नर एंड द अदर फंक्शनरी रिप्रेजेंट भी कर रहे थे, और सब लोग भी इसमें आए हुए थे, ठीक है। उसके बाद जो था इस पूरे मीटिंग के दौरान पूरा जो चर्चा हुआ है वो सारा जो है डेवलपमेंट वगैरह को लेकर के ही, जो 8 जो स्टेट्स आता है उसके डेवलपमेंट को लेकर के चर्चा हुआ है, ठीक है। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत और चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर एंड जयराम ठाकुर ऑफ हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ये सब लोग आए हुए थे। जितने भी स्टेट इसमें इन्वॉल्व हैं सारे के जो सीएम हैं और गवर्नर हैं वो लोग सब इसमें आए हुए थे, ठीक है। अब इस आर्टिकल में हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, तो इस आर्टिकल में हमारे लिए जोनल काउंसिल जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जोनल काउंसिल के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्या है ये, रिसेंटली क्यों है न्यूज़ में। तो रिसेंटली की न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि अभी जो है वो 30th मीटिंग जो है अमित शाह जी ने जयपुर में किया है नॉर्थ जोनल काउंसिल का, ठीक है। इशू क्या क्या डिस्कस हुआ है, तो इशू हम लोगों ने देखा कि क्या क्या डिस्कस हुआ है। तो इंटरनल सिक्योरिटी, फिर रोड को लेके, ट्रांसपोर्ट को लेके, इंडस्ट्रीज को लेके, वाटर पावर, साइबर क्राइम एंड अदर एक्सेट्रा को लेकर के 8 नॉर्दर्न स्टेट के बीच में डिस्कशंस हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जोनल काउंसिल होता क्या है। तो जोनल काउंसिल एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। ये इस्टेब्लिश किया गया था बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, ठीक है। ये एक्ट जो है वो डिवाइड किया है कंट्री को 5 जोन्स में, ठीक है। 5 जोन्स में ये एक्ट जो है हमारे कंट्री को डिवाइड किया। एक नॉर्दर्न हो गया, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड साउथर्न जोन में, ठीक है। वाइल फॉर्मिंग द जोन सेवरल फैक्टर हैव बीन टेकन। अगर जोन्स क्यों फॉर्म किया जा रहा है तो बहुत सारा इसका रीजन है। पहला कि नेचुरल डिवीजन है, ऑलरेडी कंट्री का नेचुरल डिवीजन है, तो एक जोनल अगर रहता है जोनल काउंसिल तो सारे पार्ट को नहीं देख सकता है, तो हर जगह के लिए एक अपना अपना जोन्स बनाया गया ताकि जो है प्रॉब्लम ना हो, सब पार्टिकुलरली अपना देख सके, ठीक है। रिवर सिस्टम और कम्युनिकेशन को अच्छे से करने के लिए इसको बनाया गया है, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो है वो क्रिएट किया गया है बाय अ सेपरेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, द नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट 1971, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में कौन कौन है, तो जितना भी नॉर्थ ईस्ट पार्ट का स्टेट है वो सब इसमें इन्वॉल्व है, जैसे असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा एंड सिक्किम है, ठीक है। ये सब जो है एडवाइजरी बॉडी है दैट मेक अ रिकमेंडेशन विद रिगार्ड टू द मैटर ऑफ अ कॉमन इंटरेस्ट। सारे जो स्टेट है वो सब रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता है सबके कॉमन इंटरेस्ट को देखते हुए, ठीक है। इस सब में जो है बहुत सारा कुछ जितना भी डिस्प्यूट है ये सब के बारे में डिस्कशंस होता है, ठीक है। और क्या क्या इसका कंपोजिशन है, तो नॉर्दर्न जोनल काउंसिल है एक, ठीक है।
नॉर्थ में जितना भी है, जैसे हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, नेशनल कैपिटल दिल्ली जो है, और यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, ये सब जो है इसमें आ जाते हैं। ठीक है। सेंट्रल जोनल काउंसिल में कौन कौन से स्टेट आता है, तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और यूपी और मध्य प्रदेश जो इसमें आ जाते हैं। ईस्टर्न जोनल काउंसिल में कौन कौन आता है, तो स्टेट ऑफ बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। वेस्टर्न जोनल में कौन कौन आता है, तो गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली। ठीक है। साउदर्न जोनल काउंसिल में कौन कौन आता है, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। ठीक है। तो ये सब जो है वो जोनल काउंसिल है। ठीक है। टोटल बहुत सारा जोनल काउंसिल है। जैसे कि हम लोग देखते हैं किस तरीके से, अगर हम लोग देखिए ऐसे हम लोग का इंडिया का है। ठीक है। ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, यहाँ पर आपका वेस्ट है और इधर ईस्ट है। ठीक है। अगर हम इसको फर्दर और डिवाइड करें, ये जो है हमारा नॉर्थ ईस्ट हो जाता है। ठीक है। ये हमारा साउथ ईस्ट हो जाता है। ठीक है। ये हमारा साउथ वेस्ट हो जाता है और ये जो है हमारा नॉर्थ वेस्ट हो जाता है। ठीक है। नॉर्थ वेस्ट हो गया। तो जोनल जो है वो कहाँ कहाँ पे है, तो जोनल जो है वो आपका यहाँ पे भी है। ठीक है। एक यहाँ पे है बना हुआ है, एक यहाँ पे जोनल काउंसिल है, एक यहाँ पे जोनल काउंसिल है, एक यहाँ पे जोनल काउंसिल है। ठीक है। एक यहाँ पे जोनल काउंसिल है, एक यहाँ पे जोनल काउंसिल है। ठीक है। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और एक सेंटर में भी जोनल काउंसिल है। ठीक है। तो जो यहाँ पे जोनल काउंसिल है उसको हम लोग नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। इधर जो जोनल काउंसिल है उसको ईस्टर्न जोनल काउंसिल बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे जो है उसको साउथ ईस्ट जोनल काउंसिल बोलते हैं। यहाँ पे जो है उसको साउथ जोनल काउंसिल बोलते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारा जोनल काउंसिल जो है वो बनाया गया है। ठीक है। जो हम लोगों ने पढ़ लिया अच्छे से। अब इसका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो देखते हैं क्या क्या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो इसके जो चेयरमैन है वो होम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है। वाइस चेयरमैन जो होते हैं, जितने भी चीफ मिनिस्टर होते हैं स्टेट्स के हर जोन के, उसको वाइस चेयरमैन माना जाता है। ठीक है। मेंबर्स कौन कौन होते हैं, तो चीफ मिनिस्टर एंड 2 अदर मिनिस्टर आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। ठीक है। गवर्नर के द्वारा जो है इसमें नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है। एडवाइजर्स भी होते हैं, एक पर्सन को नॉमिनेट किया जाता है नीति आयोग से। ठीक है। हर जोनल काउंसिल के लिए चीफ सेक्रेटरी होता है और अदर ऑफिसर्स डेवलपमेंट कमिश्नर होते हैं जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं स्टेट्स के द्वारा। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों इसको बनाया गया है, तो नेशनल इंटीग्रेशंस को ब्रिंग आउट करने के लिए, ग्रोथ जो है पार्टिकुलरली स्टेट्स का बढ़ाने के लिए। ठीक है। सेंटर और स्टेट्स में कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने के लिए और आइडिया को एक्सचेंज करने के लिए। ठीक है। और क्लाइमेट का कोऑपरेशन करने के लिए और क्लाइमेट्स को का डेवलपमेंट करते हुए हर चीज़ को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो है इस काउंसिल को बनाया गया है। ठीक है। फंक्शन क्या है, तो ये जो है एनी मैटर ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग को डिस्कस करता है। और कोई भी मैटर जो है बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर के अगर हो रहा है इंटर स्टेट्स में, कोई भी ट्रांसपोर्ट को लेकर के, तो ये काउंसिल जो है उस पर वर्क करता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा है अहेड ऑफ FATF विजिट पाकिस्तान डबल डेफर टू ट्रेस मसूद। ठीक है। क्या हुआ, तो FATF में पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में है अभी भी। FATF क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो पाकिस्तान जो है वो बहुत कोशिश कर रहा है कि वो ग्रे लिस्ट से बाहर हो जाए। ठीक है। उसके लिए उन्होंने बहुत सारा कोशिश किया है, तो उसी के बारे में पूरा दिया हुआ है। ठीक है। तो वो मसूद एक टेररिस्ट है, उसको जो है उसको जो है ये लोग खोज रहे हैं। ठीक है। ताकि वो इस ग्रे लिस्ट से बाहर निकल जाए। ठीक है। अब जो है इसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, तो इसमें हमारे लिए FATF जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल्स में पढ़ लेंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग FATF के बारे में थोड़ा डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। अब FATF हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, प्रीलियम्स के अगर ये से देखें तो इम्पोर्टेंट है। वन लाइनर में पूछ सकता है कि FATF क्या होता है, इसका फुल फॉर्म, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। मेंस में देखें तो ये जो हेडिंग है मनी लॉन्ड्रिंग के अंडर में आ जाता है, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड के अंदर में आ जाता है क्योंकि ये पाकिस्तान के बारे में है। और इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट हो जाता है FATF। ठीक है। ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि FATF जो है वो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाले हुए हैं। ठीक है। और इंक्रीज कर दिया है मॉनिटरिंग लिस्ट को। ठीक है। और इसलिए ये न्यूज़ में है। FATF में जो है वो यूनाइटेड अरब
जो है वो भी इस FATF में इंक्लूड किया गया है। यूनाइटेड अरब जो है उसके साथ इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2021 फरवरी में साइन किए हुए हैं। FATF में टोटल 17 कंट्री है जो कि ग्रे लिस्ट में है, और जिम्बाब्वे जो है उसको हटा दिया गया FATF के लिस्ट से। क्या क्या की पॉइंट है, तो FATF जो है वो डिसाइड करता है अगेंस्ट एग्जिस्टिंग पाकिस्तान फ्रॉम द कैटेगरी डिस्पाइट द कंट्री मीटिंग 32 आउट ऑफ 34 एक्शन प्लान। तो FATF जो है वो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाले हुए है और उसको जो है बहुत सारा एक्शन पॉइंट दिया हुआ है, 34 एक्शन पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, और जिसमें से 32 जो है उन्होंने कंप्लीट कर लिया है पाकिस्तान जो है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट बार में 27 एक्शन आइटम उसमें दिया हुआ है, जिसमें से पाकिस्तान में 26 एक्शन आइटम जो है उसको कंप्लीट कर लिया है। 2018 एक्शन प्लान ऑफ द FATF एंड ऑफ द 7 एक्शन आइटम 2021 एक्शन, ठीक है। उसके बाद बहुत सारा एक्शन जो है पाकिस्तान ने कंप्लीट कर लिया है FATF का, ताकि वो ग्रे लिस्ट से जो है FATF के निकल पाए, ठीक है। तो ये जो है पूरी कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। अब जो है FATF का बैकग्राउंड क्या है, तो FATF जो है वो 27 पॉइंट को इशू करती है, ठीक है, पाकिस्तान के लिए ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए। अगर ये 27 पॉइंट को अगर क्लियर कर लेता है तो इसको ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है उसके बाद क्या है, तो हम लोग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं कि ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, इस्टेब्लिश किया गया था 1989 में G7 समिट जब पेरिस में हो रहा था उस टाइम पे, ठीक है। ये जो है वो कंट्री को स्ट्रेंथन करने के लिए किया गया था। कोई भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग होता है या एंटी टेरर फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क होता है तो उसके रिगार्डिंग इसको फॉर्म किया गया था, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये स्टैंडर्ड और प्रमोट करता है इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीगल और रेगुलरिटी एंड ऑपरेशनल मेजर्स फॉर कम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका जो है वो पेरिस में है। इसका मेंबर कंट्री जो है वो 39 मेंबर है, ठीक है। यूरोपियन कमीशन और गल्फ कॉपरेशन काउंसिल जो है वो 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस भी है। इंडिया जो है वो FATF का एक मेंबर रह चुका है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। FATF जो है वो 2 लिस्ट जारी करता है, एक ग्रे लिस्ट हो जाता है, एक ब्लैक लिस्ट हो जाता है। अभी हम लोगों ने देखा कि पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में है। तो ग्रे लिस्ट क्या है, तो कंट्रीज दैट आर कंसीडर सेफ हेवन फॉर सपोर्टिंग टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग। जो भी कंट्री को अगर ये लोग फाइंड आउट करते हैं कि वो कंट्री इन्वॉल्व है टेरर में फंडिंग करने के लिए, ठीक है, और मनी लॉन्ड्रिंग में किसी भी कंट्री को फाइंड आउट करते हैं तो उस कंट्री को जो है वो वार्निंग देते हैं ग्रे लिस्ट में डाल के, ठीक है। ब्लैक लिस्ट क्या हो जाता है, तो ब्लैक लिस्ट जो हो जाता है वैसा कंट्री डलाता है इस ब्लैक लिस्ट में जिसको मतलब कि एकदम ही लास्ट वार्निंग दे दिया गया हो, ठीक है, तब भी वो नहीं सुना हो तो इसको पूरी तरह बॉयकॉट कर दिया जाता है ब्लैक लिस्ट में डाल करके कि इसको कोई भी लोन नहीं देगा, कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। तो अभी कौन सा ऐसा कंट्री है, तो ईरान हो गया। ईरान के लोग जो है वो पूरी हाई रिस्क जुरिडिक्शन और ब्लैक लिस्ट में अभी हैं, ठीक है। ये FATF जो है वो 3 बार मिलता है 1 साल में, ठीक है, और ये डिसीजन मेकिंग बॉडी है। FATF के बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिए। एक UPSC में क्वेश्चन आया हुआ है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। UPSC का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, उसको हम लोग देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी डिड नॉट फाइंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। 2013 का ये क्वेश्चन है। पहला है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, दूसरा है प्लानिंग कमीशन और तीसरा है जोनल काउंसिल। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर जो है आपका तीनों ही हो जाएगा, क्योंकि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, प्लानिंग कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, जोनल काउंसिल भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो आंसर है वो D हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोगों ने जोनल काउंसिल के बारे में पढ़ा, जोनल काउंसिल के बारे में जो पढ़ा उसमें हम लोगों ने देखा कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है ये एक। तो इसका मतलब कि ये जो है मेंशन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, बाद में इसको पार्लियामेंट से कोई एक्ट को पास करवाया गया और तब इसको बनाया गया है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता था। इसी टाइप से हम लोग को जो है करंट न्यूज़ है उसको स्टैटिक पार्ट से जोड़ करके पढ़ना होगा, ताकि जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसको हम लोग निकाल सके। हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो भी इम्पोर्टेंट है हम लोग बस वही कवर करेंगे।
ताकि जो है हमारा टाइम भी बचा रहे। ठीक है, तो चलिए आज का जो है वो सारा अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया। फिर मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।